Dear friends, you are welcome in our channel, and today in the series of UP Revenue Code 2006 and topic are very important topic are division as per section 116 and 117। देखिए, डिवीज़न को हिंदी में एक्चुअली विभाजन बोला जाता है और सूट फॉर डिवीज़न ऑफ होल्डिंग यानी किसी भी जोत के लिए उसमें विभाजन का वाद दायर करना या शेयर डिक्लेरेशन कराना, इसको खाता तकसीम भी कहा जाता है। और अपने हिस्से को डिक्लेयर कराना या अदालत से अपने बंटवारे का वाद दाखिल करना, ये इसमें शामिल है। देखिए, हम चर्चा करेंगे ये बेसिकली ये जो हमारा ओल्ड एक्ट था यूपी जेडए एंड एलआर एक्ट 1950, उसकी धारा 176 और 177 का ये प्रोविज़न है। और वर्तमान में चूँकि ये वाला कोड यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रभावी है, तो इसकी धारा 116 और 117 में इसको डिफाइन किया गया है। तो हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे और इसके जो मेन प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, क्या रूल इसमें फॉलो किए जाते हैं, कौन अथॉरिटी इसके लिए एम्पावर है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट किए जाते हैं और क्या इसका पर्टिकुलर्स है, इन सब पर डीपली डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लगभग सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो ये मानकर चलिए कि एलएलबी के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। आप फार्मर्स हैं या आप रेवेन्यू कोई कर्मचारी हैं, आप इवन रेवेन्यू ऑफिसर भी हैं, तो ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। और एक बात और आपको आश्चर्य होगा, काफ़ी सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स की डिमांड थी कि इस पर एक आप लेक्चर करिए। तो मैं बता दूं, आप आश्चर्य करेंगे कि इतने बड़े चैनल यूट्यूब, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज तक कोई वीडियो सेक्शन 116 और इसके प्रोसीजर पर कोई अपलोड नहीं की गई है, तो इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लिसन एंड रिटन मोड में रहिए। वी स्टार्ट क्विकली। देखिए, सूट फॉर डिवीजन ऑफ होल्डिंग अंडर सेक्शन 116 यानी किसी जोत के लिए, किसी गाटा नंबर के लिए डिवीज़न का वाद फाइल करना, ये सेक्शन 116 है। इसका सब क्लोज कहता है कि कोई भी भूमिधर जो उस भूमि का सह खातेदार हो, को शेयरर हो, वो इस वाद को दायर कर सकता है। और किसकी कोर्ट में दायर किया जाता है, ये इस सेक्शन में यहाँ असिस्टेंट कलेक्टर वर्ड यूज़ किया गया है। आप मानकर चलिए एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर एक ही बात है, या मैं कहूँगा यहाँ उप जिलाधिकारी की कोर्ट में ये बात दायर किया जाता है। तो बेसिकली किसी गाटा नंबर, किसी खेत नंबर को, गाटा नंबर क्या होता है, किसी गांव की जो गांव के चारों ओर जो उस गांव की एग्रीकल्चर लैंड होती है, उस एग्रीकल्चर लैंड वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, छोटे छोटे भूखंडों में डिवाइड होती है और हर टुकड़े का एक नंबर होता है जिसको हम गाटा नंबर कहते हैं। उस गाटा नंबर में जब कई सारे को टेन्यूर हो जाते हैं, को शेयरर हो जाते हैं, वृक्षों को लेकर, कुओं को लेकर, ट्यूबवेल्स को लेकर और मोस्टली चक्रोड को लेकर, पानी को लेकर के, नाली को लेकर के वहाँ और कृषि के अन्य सुधार को लेकर के वहाँ डिस्प्यूट की स्थिति बन जाती है। तो इस कृषि सुधार की दृष्टि से ये सेक्शन 116 हमें ये पावर देती है, ये अधिकार देती है कि यहाँ आप 116 में जाकर के अपने खाता तकसीम करा सकते हैं और भूमि का बंटवारा करा सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी और आप मौके पर भी। तो ये प्रोविज़न, ये सब क्लॉज 1 का प्रोविज़न है सेक्शन 116। अब आता है सब क्लॉज 2। धारा 116 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि आप जोत के साथ साथ खेत के जो जोत है, जो गाटा नंबर है, उसको तो डिवाइड कराएंगे ही, उसके साथ साथ जो वहाँ ट्यूबवेल्स हैं, वृक्ष हैं या अन्य कृषि सुधार के लिए जो यूज किए जा रहे थे, उसका भी आप डिवाइडेशन यहाँ अदालत से करा सकते हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो उन वृक्षों की, उन ट्यूबवेल्स की जो प्रेस्क्राइब्ड विधि से या सर्किल रेट के अनुसार जो कलेक्टर द्वारा जारी गई है, उसके वैल्यूशन निकाल करके कोर्ट उसको विभाजन कर सकता है या उसका समायोजन कर सकता है। ये इसका सब क्लॉज 2 का में प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसकी सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 ये कहता है यदि एक से ज़्यादा गाटा नंबर है, तब चाहे वो किसी अदर गांव का भी हो, तो आप एक ही दायर वाद कर सकते हैं, बशर्ते
उसमें पार्टी का जो संयुक्त हित है वो सेम होना चाहिए, अर्थात पार्टी सेम होनी चाहिए। आप कई सारे खसरा नंबर का एक ही मुकदमा दायर कर सकते हैं, एक ही सूट फाइल कर सकते हैं, ये सब क्लोज 3 कहता है। नेक्स्ट और अंतिम सब क्लोज इसका 4 कहता है कि एनी ग्राम पंचायत कंसर्न शैल बी मेड ए पार्टी, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत को इसमें इस वाद में पक्ष योजित किया जाएगा, उसको कानूनी पक्ष बनाया जाएगा। ये सब क्लोज ये सेक्शन 116 में बस इतना ही दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 117, ये भी इसमें बहुत छोटी सी है कि ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन सूट फॉर डिवीजन ऑफ होल्डिंग, किसी खेत के बंटवारे के बाद में कोर्ट की क्या ड्यूटी होती है, उसका क्या दायित्व होता है, क्या कर्तव्य होता है। तो यहाँ इसका वैसे तो हम इसका जो प्रोसीजर है उसमें सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मोस्टली 2 बातें यहाँ दी गई हैं। 117 का सब क्लोज 1 ये कहता है कि ऐसे मामले में अदालत जो उसका रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू है उस गाटा नंबर का, उसको उन प्रत्येक संयुक्त जो खातेदार थे उनको विभाजित कर देगा, उनके अंश के अनुपात में उनको उसका रेवेन्यू तय कर देगा और वो उसको देना होगा। एक दूसरा इसका ये कहता है 117 में कहा गया है कि चूंकि ये वाद लंबे चल जाते हैं और हाईली कंटेस्ट यदि मामला है तो कई कई वर्ष लग जाते हैं, तो जब तक इसमें कोई फाइनल डिग्री नहीं बन जाती, कोई अंतिम आदेश नहीं पारित किया जाता, तब तक वो सारे जो संयुक्त खातेदार हैं, सहखातेदार हैं, वो सब उसका रेवेन्यू उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो उसी प्रकार से देते रहेंगे जैसे देते आए हैं फाइनल डिग्री तक। ये इसका 117 का प्रोविज़न है। तो ये धारा 116 और 117 थी, इसमें केवल इतना बताया गया है। अब आते हैं इसका जो मेन टॉपिक है प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर इसमें और क्या रूल, जो यूपी कोड रूल हमारा है 2016 नियमावली दी गई है, उसमें क्या रूल इसमें दिए गए हैं इस वाद के दायर करने से लेकर के अंतिम आदेश तक। रूल 107 अंडर सेक्शन 116 यानी सूट फॉर डिवीज़न ऑफ होल्डिंग। जब आप किसी खेत के बंटवारे का सूट फाइल करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ लिखनी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले उसमें वादी का अपना नाम, पिता का नाम और एड्रेस। नंबर 2, सभी सहखातेदारों के नाम, एड्रेस और उनके फादर नेम। तीसरी बात, उसमें जो संबंधित ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, उसको आप पार्टी बनाएंगे, उसका भी एड्रेस नाम आता है। और उसमें इसी के साथ साथ वादी का अंश और अन्य सहखातेदारों का अंश वो उसमें मेंशन करना होगा। और नंबर नेक्स्ट, उसमें आपको उस जोत का नंबर, गाटा नंबर जिसका आप विभाजन कराना चाहते हैं, उसका एरिया और उसका लैंड रेवेन्यू, जो उसमें लैंड रेवेन्यू और अन्य विस्तृत विवरण। और दूसरी बात, सभी सर्टिफाइड कॉपी जिसके आधार पर आपने दावा किया है वो फर्द खतौनी साथ में संलग्न होगी। और इसमें यह भी मेंशन करना होगा कि आप रिकॉर्डेंट टेनेंट हैं या आप नॉन रिकॉर्डेंट टेनेंट हैं, ये बात उस दावे में आपको लिखनी होगी। ये था रूल 107। जब ये कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट आता है रूल 108। 108 ये कहता है कि यदि जब आपका पूरा 107 का जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया वो कंप्लीट हुआ दावा, तो उसके बाद में 108 में ये प्रोविज़न दिया गया है, यदि एक से अधिक जोत हैं आपकी, एक से ज़्यादा गाटा नंबर हैं, तो उन सभी गाटा नंबरों को और 107 के अनुसार पूरा विवरण उसमें सभी गाटा नंबर का मेंशन करना होगा। और इसके अलावा अगर वो लैंड किसी अन्य गांव की भी है या वो जोत अलग खसरा नंबर किसी अदर गांव का है, तो उस गांव पंचायत का नाम भी, यानी संबंधित सभी ग्राम पंचायत भी उसमें फरीक बनाई जाएंगी। ये रूल नंबर 108 कहता है। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट रूल, जो मेन प्रक्रिया शुरू होती है, रूल 109 एज पर सेक्शन 117। इसमें क्या है, प्राइमरी डिग्री से, प्रारंभिक डिग्री, इसको हम पीडी भी बोलते हैं, प्रारंभिक डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री से लेकर के फाइनल आदेश तक का प्रोसीडिंग यहाँ शुरू होती है। और इसमें यदि आपका दावा रूल 107 और रूल 108 के अनुसार कंप्लीट है, तब संबंधित एसडीओ का पेशकार हो, जिसको जो भी एहलकार होगा, जो संबंधित कर्मचारी होगा, वो उसको देखता है पूर्ण रूप से रूल फॉलो किया गया है 107 और 108, तो वो एसडीओ के पास लेकर जाता है या आपके वकील साहब उसको लेकर के जाएंगे। और एसडीओ उसमें एक आदेश पारित करेगा सबसे पहले कि वाद दर्ज कर नोटिस जारी करें पक्षों को, यानी वाद दर्ज करेगा फिर वो संबंधित कर्मचारी अपने रजिस्टर में। और जो
अन्य सहखातेदार हैं उनको रिटेन स्टेटमेंट, लिखित अभिकथन, जिसको WSB शॉर्ट में हम कहते हैं, WS दाखिल करने के लिए उनको नोटिस जारी करेगा, उनको बुलाएगा। और तत्पश्चात SDO उप जिलाधिकारी उसको निस्तारण करने से पहले कोर्ट CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अनुसार उसके जो प्रोविज़न दिया गया उसके अनुसार तय करेगा। और कोर्ट उससे पहले ये देखेगा कि सबसे पहले दोनों के अंश, वादी और प्रतिवादी के अंश को डिक्लेयर करेगा, तय करेगा। और खाता रखना चाहते हैं तो उनका अलग, और यही नहीं रखना चाहते हैं तो। दूसरी बात, इसमें सर्किल रेट के हिसाब से वो लैंड की जो गवर्नमेंट सर्किल रेट लिस्ट दी गई है उसके अनुसार से उसकी वैल्यूशन निकाल कर देखेगा, मूल्यांकन। किसी को कोई इन्फीरियर या सुपीरियर कैटेगरी की ज़मीन अलॉट तो नहीं की जा रही, ये सब बिंदु तय। और दोनों पक्षों के इशू तय करके उसको प्रारंभिक डिग्री, प्राइमरी डिग्री पास करेगा, प्रथम, जिसको हम प्रारंभिक आदेश बोलते हैं, पीडी बना करने का आदेश पारित करेगा। ये SDO सबसे पहले ये काम होगा। और नेक्स्ट, आफ्टर पीडी बनने के बाद वो हल्का लेखपाल को कुर्रा बनाने के लिए, कुर्रा रिपोर्ट देने के लिए समन देगा। और हल्का लेखपाल भी उसमें 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट कर कोर्ट को प्रेषित करेगा। और हल्का लेखपाल रिपोर्ट बनाने से पहले वो इन बातों का ध्यान रखेगा, या ये कहिए कि इन सिद्धांतों का उसको पालन करना होगा। क्या? नंबर 1, प्रत्येक पक्षकार को उसके शेयर के अनुपात में, उसके अंश के अनुपात में उसको उसका शेयर डिसाइड करेगा और एक नक्शा भूमैप तैयार करेगा और उसको उस पक्षकार के अंश के हिसाब से उसका सीमांकन करेगा और उसमें विभिन्न रंगों से उसको भरेगा, ताकि उसमें यह क्लियर हो सके कि ये वादी का अंश इतना है और अन्य पक्षकारों का अंश ये है। और उसी के साथ साथ वो एक कुर्रा रिपोर्ट भी तैयार करेगा। और दूसरी चीज़ वो ये देखेगा कि किसी भी एक पक्षकार को सारी की सारी इन्फीरियर कैटेगरी की भूमि ना मिल जाए या सारी की सारी उसको सुपीरियर कैटेगरी की भूमि ना मिल जाए। जैसे कि ये मान लिया कोई कमर्शियल भूमि है या कमर्शियल लैंड के कोई पड़ोस की भूमि है, कि गांव आबादी के पास की जो लैंड है, या कोई रोड पर लैंड है जो महंगी ज़मीन मानी जाती है, सर्किल रेट के हिसाब से भी उसका रेट महंगा होता है। तो इस बात को वो डिसाइड करेगा, उसमें यथासंभव ये प्रयास करेगा कि वो भूमि सभी को उसके अंश के अनुरूप में उसको अलॉट की जाए। यदि किसी गाटे पर किसी पक्ष का ऑलरेडी कब्जा है तो वो उसको देने का प्रयास करेगा, और यथासंभव यदि उसका रकबा, उसका जो अंश है वो अधिक नहीं होता उसके अंश से, तो वो उसको उस लैंड को, उस नंबर को उसी को अलॉट करने का प्रयास करेगा। और सह खातेदारों का आपसी सहमति के हिसाब से कब्जा है या फैमिली सेटलमेंट के हिसाब से कोई कब्जा है तो वो उसी के अनुरूप उसको फिक्स करेगा। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हल्का लेखपाल अपनी कुर्रा रिपोर्ट 1 माह के अंदर SDO की कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। और SDO उस कुर्रा रिपोर्ट आने के बाद उस पर सभी पक्षों को पुनः नोटिस जारी करेगा। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दे करके वो यहाँ सुनवाई का अवसर देगा, और यदि किसी को आपत्ति कोई नहीं है तो फिर उस रिपोर्ट को कन्फर्म कर देगा और आगे रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट कराएगा। और यदि किसी को आपत्ति है तो उसको साक्ष्य का, सुनवाई का पूरा अवसर दे करके मेरिट पर तय किया जाएगा। और यदि वो रिपोर्ट उसको कन्फर्म हो जाती है तब, और नहीं होती तो पुनः भी वो हल्का लेखपाल को पुनः दोबारा से उसकी जांच करने के लिए आदेश दे सकता है। और यदि कन्फर्म हो जाती है तो फिर उसमें फाइनल डिग्री के स्टेज पर भी SDO उनमें ये ध्यान रखेंगे कि उसका जो नक्शे का पूरा सीमांकन, वादी का अंश अलग विभिन्न डिफरेंट रंग कलर से और प्रतिवादी का जो कलर है वो डिफरेंट कलर से, उसमें वो नक्शा भूमैप वो उस पत्रावली पर, उस अभिलेख में, रिकॉर्ड में हमेशा दाखिल रहेगा। उसका लैंड रेवेन्यू प्रभावित करेगा, उसके अंश के हिसाब से बांटेगा। और जो उसके बाद उस फाइनल ऑर्डर को रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ने के लिए आदेश पारित करेगा, अर्थात रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका मैप
और वर्तमान फर्द खतौनी को अपडेट कराने का आदेश देगा। और ये सारी प्रक्रिया उसको 6 माह के अंदर करनी होगी। यदि 6 माह से ज़्यादा का समय लगता है तो उसका रिटर्न रीज़न भी पत्रावली में देना होगा। तो ये सारा सेक्शन 116 और 117 और उसका प्रोसीजर था। तो मैं समझता हूँ आपको ये बेसिकली समझ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी या सजेशन तो प्लीज़ मार्क्स इन कमेंट बॉक्स। अदरवाइज लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर विद अदर, and channel subscribe also. Thank you for watching the video. Thank you.